हेलो दोस्तों, राधे राधे स्टोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ जाते थे। उनमें न खान पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरु जी की बहुत सेवा की, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता, क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आधा घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा पर अधिक विश्वास था। वह कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से। बस गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहिए। अतएव यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेना कि विद्योपार्जन में मैंने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी। विद्या उसके भाग्य में ही न थी तो मैं कैसे आती। मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था और उस सोटे के प्रताप से आसपास के गांव में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रहनामे और बेनामे पर कचहरी का मुहर्रिर भी कदम न उठा सकता था। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील के चपरासी सब उसकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतएव अलगू का मान सम्मान उसके धन के कारण था, तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर पात्र बने थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन के ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा रखी थी। जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक खालाजान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाई। हलवे पुलाव की वर्षा सी की गई थी, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातें कुछ तेज तीखे सलान भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। अब बेचारी खालाजान को प्राय नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे उसर क्या दे दिया, मानो मोल ही ले लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खालाजान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृह स्वामी के प्रबंध देना उचित न समझा। कुछ दिन तक यो रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पक्का खा लूँगी। जुम्मन ने गृहस्था के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी नहीं। जुम्मन ने गंभीर स्वर में कहा, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे। जिस तरह कोई शिकारी हिरण को जाली की तरफ जाते देख कर मन में ही हंसता है, वह बोले, हाँ जरूर करो पंचायत, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था उसके अनुग्रह का ऋणी न हो? ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। इसके बाद कई दिनों तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी।
एक एक पग चलना दुभर था, मगर बात आ पड़ी थी, उसका निर्णय करना जरूरी था। बिरला की ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हों। किसी ने तो यूं ही ऊपर मन से हूँ हाँ करके टाल दिया और किसी ने इस अन्याय पर जमाने की को गालियाँ दी। कहा, कब्र में पाँव जा अटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं मानती। अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या काम है? कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हास्य रस का रसवादन का अच्छा अवसर मिला। झुकी हुई कमर, पोपलामू, सनके से बाल, इतनी सामग्री एकत्रित हो तब हंसी क्यों न आई। ऐसे न्यायप्रिय दयालु दीन वत्सल पुरुष बहुत ही कम थे जिन्होंने इस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उनको सांत्वना दी हो। चारों ओर घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू, मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आएंगे ही। खाला, अपनी विपद में तो सबके आगे रो आई, अब आने न आने की अख्तियार उनको है। अलगू, यो आने को आ जाऊं मगर पंचायत में मुंह न खोलूँगा। खाला, क्यों बेटा? अलगू, अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी। जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होता, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले ही से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू का आदि का प्रबंध भी किया था। हाँ, वह स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे। जब सूर्यास्त हो गया और चिड़िया की कलरयुक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी तब यहाँ भी पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक एक अंगुली जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी। नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकलता था या चिलम के दमों से। लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई आपस में गाली गलौज करते हुए तो कोई रोते थे। चारों तरफ को कोलाहल मचा रखा था। गांव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझकर झुंड के झुंड जमा हो रहे थे। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। बेकस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसे अपना दुखड़ा सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उस राह पर चलूं। अगर मुझसे कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारी। जुम्मन ने बुराई देखो तो उसे समझाओ, क्यों एक बेकस की आह लेता है। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र, जिनके कई असमाइयों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियाँ, किसे पंच बदलते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों के विशेषकर वे ही लोग दिख पड़े
जिनसे किसी न किसी कानून का वैमनस्य था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खालाजान जिसे चाहे उसे बदे, मुझे कोई उरज नहीं है। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बनाओ। खालाजान जुम्मन के आपेक्ष को समझ गई। वह बोली, बेटा खुद से डरो, पंच न किसी का दोस्त होता है न किसी का दुश्मन। कैसी बात कहते हो? और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बदलती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भाव को छिपा कर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे। बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन से बहुत कोसा। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की और हम जब जो भी कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे। मगर इस समय तुम और बुढ़िया खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलग यह सब दिखावे की बातें कर रहा है। अतएव शांतचित होकर बोले, पंचों 3 साल हुए खालाजान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिबा कर दी थी। मैंने उन्हें तहयात खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खालाजान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज है। मगर औरतों में ज़रा अनबन रहती है, उसमें मेरा क्या बस है। खालाजान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती है। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं। उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बानामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं तो मैं भूलकर भी इस झमेले में न पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो फैसला चाहे करे। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी के काम पड़ता था, अतः वह पूरा कानूनी आदमी था। उनसे जुम्मन से जिरह शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़ी की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इस प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठी हुई कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। न मालूम कब की कसरी है निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम नहीं आएगी? जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने से अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े थे। जुम्मन शेख पंचों ने इन्हें इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर है तो हिब्बाना में रद्द कर समझा जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में रह गया। जो अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय के हेर फेर के सिवा और क्या कहें। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यही कलयुग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज न होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता। यह हेज प्लेग आदि व्याधिया दुष्कर्मों के ही दंड हैं। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस
नीति परायणता की प्रशंसा जी खोल कर रहे थे। वे कहते थे, इसका नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो वह सब कब रसातल को चली जाती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्ता का एक झोंका भी नहीं है इसका। सचमुच वह बालू की वही जमीन पर खड़ा था। उसमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। एक दूसरे की आवभगत ज़्यादा करने लगा। वे मिलते जुलते थे, मगर उस तरह जैसे तलवार की ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता होठों पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किस तरह बदला लेने का अवसर मिले। दोस्तों, आगे की कहानी हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।